हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस की क्लासेस। और इन साइंस की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे 6 टू लेके 8 तक की सभी चैप्टर्स को। 6 टू 8 के हम इसमें सभी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं साइंस की क्लासेस। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी तो हम और सब्जेक्ट की भी डिस्कस करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स रहने वाले हैं जो कि आपके मेन पॉइंट ही होंगे। अगर आप इन्हें एक बार रिवाइज करते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस क्लास को। तो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे हम इसमें। फर्स्ट है इसमें भोजन कहाँ से आता है, सेकंड है भोजन में क्या क्या आता है, और थर्ड है तंतु से वस्त्र तक। तो हम इन 3 चैप्टर को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। और आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें भोजन कहाँ से आता है। तो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, तो हम इन्हीं पॉइंट को ही देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो देखते हैं इसमें भोजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ किन्हें कहते हैं, जो भी खाने की चीज़ें होती हैं सभी हमारी क्या कहलाती हैं, खाद्य पदार्थ कहलाती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री है और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो जो आटा और दाल है वो कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से किससे आते हैं, पेड़ों से ही आते हैं। ठीक है, सब्जियाँ भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो हमें खाद्य पदार्थ हैं 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट प्राप्त होते हैं हमें पेड़ों से यानी कि पेड़ पौधों से, और सेकंड प्राप्त होते हैं हमें जंतुओं से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एक ये टेबल बताई गई है हमें कि खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बनते हैं और उनके स्रोत क्या हैं। तो आटा किससे प्राप्त होता है, हमें गेहूं के पौधे से प्राप्त होता है। सत्तू किससे प्राप्त होता है, नमक, मिर्च, लहसुन, इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतु से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं हमें खाद्य पदार्थ वो कौन कौन से हैं, दूध, मांस, अंडा या अन्य जंतु उत्पाद। जो भी हम जंतु से प्राप्त करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य उत्पाद कहलाते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस क्या है, दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। और ये कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, कि जो हम अंडा, दूध, घी, पनीर वगैरह सब लेते हैं ये हमारे जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। और नमक जो है वो हमारा क्या है, खनिज स्रोत है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो भोजन के स्रोत क्या हैं, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में भी खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। पोई के पत्ते, अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। तो हमें भोजन के स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। किसी पेड़ की तो हम छाल खाते हैं, किसी की जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो पोई के पत्ते हैं वह अगस्त के फूल हैं, इनका क्या खाया जाता है, तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। कि एक पौधे का 2 प्रकार से भी उपयोग किया जा सकता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसका 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके हम 2 भाग खाते हैं पेड़ के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग। तो भोजन के रूप में क्या खाया जाता है, खाद्य पदार्थ क्या है हमारा, साग। तो साग का क्या खाया जाता है, चना, सरसों, पालक और बथुए का खाया जाता है। और पौधे का भाग क्या है, ये
पेड़ की क्या होती है, ये तना और पत्तियाँ होती हैं। सलाद की बात करें तो सलाद में क्या खाते हैं हम, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर खाते हैं। तो खीरा टमाटर क्या है, हमारे फल हैं, और मूली और गाजर ये क्या है, हमारी जड़ हैं। ठीक है। तेल क्या है, मूंगफली का और सरसों का होता है या सोयाबीन का होता है, और ये बनता किससे है, किस पौधे के भाग से बनता है, ये बीज से बनता है। ठीक है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं टेबल से कि जो मूली और गाजर हैं ये हमारी जड़ है, तना है या क्या है। इस तरह से ऑप्शंस देकर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये टेबल क्या है, इंपॉर्टेंट टेबल है, एक बार आप इसके पॉइंट देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सावधानी की, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं क्योंकि वे विषैले भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ पौधे विषैले भी होते हैं जो कि खाने में यूज़ नहीं किए जाते हैं। अब इसमें बताया गया है हमें अंकुरित बीज के बारे में। तो ये हमें अंकुरित बीज दिखाए गए हैं कि अंकुरित बीज क्या होते हैं, कि अगर दाल के बीज को या चने वगैरह को हम रात को पानी में भिगो देते हैं एक दिन के लिए, फिर उसे पानी में से निकाल कर हम कॉटन के कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे बीज अंकुरित हो जाते हैं। इसमें वही प्रोसेस बताई गई है। तो अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं और ये उबाले भी जा सकते हैं, और इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी तैयार हो सकता है। ठीक है। इन्हें हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, शहद कहाँ से आता है। तो शहद कहाँ से आता है, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है हमें शहद। और मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं, मधुमक्खियाँ फूल के मकरंद या मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वह वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं, और यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है, और मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि वे पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद का रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। ये पिक्चर दिखाई गई है मधुमक्खी के छत्ते की। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि जंतु क्या खाते हैं। तो जंतु क्या खाते हैं, कुछ जंतु तो जो पालतू पशु हैं जैसे कि हमारे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं, फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपके पालतू जानवर क्या खाते हैं। ठीक है। अन्य जंतु क्या खाते हैं, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकलियाँ, छोटे से कीट को खाते हुए देखा है। तो इसमें नेक्स्ट है जंतु तथा उनका भोजन। तो गाय क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध और चूहा। इसी तरह ये टेबल दी गई है कि इसमें आप बताइए कि कौवा क्या खाता है, गौरैया, शेर, छिपकली, ये सभी क्या खाते हैं। इनके आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें शाकाहारी जंतु की। तो शाकाहारी जंतु क्या होते हैं कि जो केवल पौधे व उसके उत्पाद खाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे मांसाहारी। मांसाहारी क्या है, वे दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे सर्वाहारी। ठीक है। तो ये क्या खाते हैं, ये पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और ये जानवर भी खा लेते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट दिखाई गई है ये पिक्चर की शाकाहारी मांसाहारी जंतु भोजन करते हुए। ठीक है। ये दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। तो जो पौधों की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ क्या होता है, वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। वो हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। और पौधे की पत्तियां एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस तरह से पौधे अपना खाना बनाते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। इस चैप्टर में हमने नए शब्द क्या पढ़े हैं, अंकुरित बीज को क्या कहते हैं, जर्मिनेटेड सीड। शाकाहारी को कहते हैं हर्बीवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस और सर्वाहारी को ओमनिवोरस। क्योंकि आपका इसमें इंग्लिश का पोर्शन भी आने वाला है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो इस चैप्टर के पॉइंट बताए गए हैं इसमें कि मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत बहुत पौधे एवं जंतु होते हैं।
जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं उन्हें क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाते हैं वो। और जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं वो मांसाहारी। और सर्वाहारी कौन से होते हैं? जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक, अब ये नेक्स्ट इसमें दिया गया है एक्सरसाइज वर्क। आप चाहें तो एक बार इनके क्वेश्चंस को चैप्टर को पढ़ के सोल्व भी कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर सेकंड। अब देखते हैं हम इसमें चैप्टर सेकंड जो है कि भोजन में हम क्या क्या आता है, हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, हम सभी रोज़ भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कि कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैंगन का भरता इत्यादि। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में हम मूली, गाजर, टमाटर, अन्य हरी सब्जियों के सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है और खाने से हमारी भूख मिटती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ के पके भोजन को या कम भोजन करें तो क्या हमें ताकत या स्फूर्ति मिल सकेगी? यह हमें थाली दिखाई गई है कि हम भोजन में क्या क्या खाते हैं, बस यही बताया गया है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, इन खाद्य सामग्रियों को हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवश्य होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा, जल भी शामिल होते हैं जिन्हें हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए किन की आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये 5 चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप में क्या है? मंड या स्टार्च है। और मंड की उपस्थिति की जांच हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जान लेते हैं कि जिसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जाननी होती है उसके लिए क्या करते हैं? हम मंड का परीक्षण करते हैं। ठीक है, अगर हमें स्टार्च का परीक्षण करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे, उसमें क्या डालेंगे? हम डाइल्यूट आयोडीन 2-3 बूंद डालेंगे ड्रॉप करके। अगर वो पदार्थ हमारा नीला या काला हो जाता है तो उसमें क्या है? मंड की उपस्थिति है। अगर वो नहीं होता है तो उसमें स्टार्च नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटीन की जांच। तो प्रोटीन की जांच करने के लिए क्या करेंगे? हम खाद्य पदार्थ ले लेंगे, ठीक है, उसका पेस्ट या चूर्ण बना लेंगे, उसे फिर परख नली में डाल लेंगे। उसमें 10 बूंदें किसकी डालेंगे? 10 ड्रॉप डालेंगे हम उसमें जल की, और उसके बाद डालेंगे उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की। ठीक है, कॉपर सल्फेट की हम उसमें फिर 2 ड्रॉप डाल देंगे। उसके बाद क्या है? उसमें कास्टिक सोडा डालेंगे। अगर उसका रंग बैंगनी आ जाता है, ठीक है, अगर कलर बैंगनी आ जाता है तो वो क्या है? उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है, अगर अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट दिखाया गया है इसमें वसा की जांच। तो हमें वसा की या फैट की जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक पेपर ले लेंगे, हम उसमें खाद्य पदार्थ को लपेट लेंगे और उसे कूट लेंगे। ठीक है, और अगर वो कागज़ पर धब्बा आ जाता है तो उसमें क्या है? वसा है, नहीं तो उसमें वसा नहीं है। बस यही इस तरह के इसके परीक्षण बताए गए हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है? गेहूँ, बाजरा, चावल, पपीता, आम, शकरकंद, आलू। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों ज़रूरत होती है? स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें वसा के स्रोत। तो वसा किस किस में होती है? सूरजमुखी के तेल में, नारियल के तेल में, सरसों के तेल में, सोयाबीन के तेल में, मूंगफली, तिल और गिरी के तेल में। ठीक है, तो इसमें इनसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि कौन से में वसा नहीं होती है, या कौन से 4 चीज़ों में से वसा होती है, या कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत हैं। इस प्रकार से इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है, और वसा से भी क्या है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? हमें वसा से मिलती है। ठीक है,
वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन क्या है? ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। तो ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट या वसा। और वसा से हमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम इसमें प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन किस में होता है? मछली में, अंडे में, पनीर में, मांस में और दूध में। और प्रोटीन के पादप स्रोत क्या हैं? ये तो प्रोटीन के जंतु वाले स्रोत हैं और ये पौधे वाले स्रोत हैं। तो पौधे वालों में किस में होता है प्रोटीन? चना में, मूंग की दाल में, तुअर में, राजमा में, सोयाबीन में, ठीक है, मटर में। इन सभी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो हमारे शरीर की रक्षा कौन करते हैं? विटामिन करते हैं, ठीक है। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विटामिन ही क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो मैंने विटामिन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, छोटी सी वीडियो है। उसमें मैंने सभी विटामिन के नाम वगैरह और उनके केमिकल नेम वगैरह को कम्प्लीटली डिस्कस करा है ट्रिक के साथ। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बी कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन का पूरा समूह, ठीक है, यानी कि उसका ग्रुप ही हमारा क्या कहलाता है? बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। तो हमारी आँखों को और त्वचा को कौन स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी से क्या होता है? हमारी अस्थि और दांत क्या है? मजबूत होते हैं। और कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नलिखित चित्रों में भी दिखाए गए हैं। तो जो विटामिन के स्रोत हैं इन पिक्चर्स में भी दिखाए गए हैं। विटामिन ए का स्रोत क्या है? आम, गाजर, पपीता, मछली का तेल और दूध। और विटामिन बी के स्रोत क्या है? गेहूँ, चावल, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें विटामिन सी के। तो विटामिन सी किस में होता है? संतरे में, टमाटर में, आंवले में, मिर्ची में, नींबू में और अमरूद में। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है हमें? अंडे से, मछली से, मक्खन से, दूध से और कलेजे से, ठीक है। या हम सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। तो उदाहरण के लिए लौह तत्व हरी सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी, केला में पाया जाता है, ठीक है। तो खनिज लवण किस में पाए जाते हैं? हरी सब्जियों में, ठीक है, या केला वगैरह में पाए जाते हैं। और कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो कैल्शियम मिलता है हमें दूध से। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि में मिलते हैं। और नमक से सोडियम में पोटेशियम मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इससे पूछा जा सकता है कि किससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, चाहे आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन होता है। हमारे शरीर को रुक्षांश या आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता भी होती है। तो रुक्षांश क्या है? अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा, इनकी भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, ठीक है। और पानी की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल तथा सब्जियां हैं। तो जो रुक्षांश है इसके स्रोत क्या हैं? दाल, आलू, ताज़े फल या सब्जियां हैं। और रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का क्या है? आवश्यक भाग है। और रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को भी बाहर निकालने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थों में क्या होता है? जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें क्या है? जल डालते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें हमारे पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश होते हैं, जल भी होता है, वही हमारा क्या है? संतुलित आहार कहलाता है। पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा आहार कहलाता है, ठीक है। संतुलित आहार क्या है कि उस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है।
नेक्स्ट है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर, उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोज्य पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। आप अपने घर में भी जो खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें और भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व भी होते हैं जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्टि के साथ स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। कम खर्च में संतुलित आहार भोजन के लिए अपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी, दूध जैसे खाद्य पदार्थ की सूची से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें छिलका उतार कर क्या होता है कि यदि हम फलों या सब्जियों को छिलका उतार कर धोते हैं तो यह संभव है कि उनके क्या है, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो छिलका उतार के फल या सब्जी को धोने से उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि छिलकों में क्या होता है, महत्वपूर्ण विटामिन या खनिज लवण होते हैं। और चावल और दालों को बार बार धोने से उसके क्या है, विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए चावल और दालों को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। पकाने से भोजन का क्या है, स्वाद बढ़ता है। और यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। और पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कुपोषण। तो कुपोषण क्या होता है कि अगर हम संतुलित आहार ना लें, प्रॉपर डाइट ना लें, तो हमें क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। कि अगर भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं, अगर ये हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त ना हो तो किसी भी व्यक्ति को क्या हो सकता है, कुपोषण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता, कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो सूखा रोग हो जाता है और सूखे रोग का केमिकल नेम क्या है, मरासमस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे बच्चा काफ़ी कमज़ोर व दुबला पतला हो जाता है और छाती में पसली की हड्डियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर डाइट तो मिल नहीं पाती, इसलिए वो पतला हो जाता है और उसके शरीर में किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे। अगर बच्चे को प्रोटीन ना मिले तो बच्चे की वृद्धि क्या है, रुक जाएगी, पेट फूल जाएगा। ठीक है, और भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पिक्चर में दिखाया भी हुआ है कि जो क्वाशियोकर रोग है उससे बच्चे के हाथ, पैर और पेट फूल जाता है। ठीक है, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी से कमी हो जाती है, इसके कारण उन्हें रात में दूसरे की तुलना में कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है विटामिन ए हमेशा के लिए क्या हो सकता है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है अगर विटामिन ए की बहुत अधिक कमी हो गई है तो। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, गाजर, पके टमाटर और पपीते। ये चीज़ हम अभी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राय पीले रंग के गूदेदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अतिपोषण। तो अतिपोषण क्या है कि भूख से ज़्यादा खा लेना या ज़्यादा खाना खा लेना, जिसकी वजह से क्या है, व्यक्ति के शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वो क्या हो जाता है, उसके मोटापे का कारण भी बनता है। ठीक है, तो अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण भी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कि अगर शरीर में लंबे समय तक किसी विटामिन या प्रोटीन वगैरह की कमी है तो उसकी वजह से जो रोग होते हैं
वही हमारे क्या कहलाते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा हो तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का होना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी क्या हो जाएगी, उसे असमर्थता महसूस होगी। नेक्स्ट है कि विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं और संतुलित आहार लेने से भी अभावजन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो अभावजन्य रोग की रोकथाम किससे की जा सकती है? संतुलित भोजन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो हमें तालिका दिखाई गई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई भी नहीं देता। नेक्स्ट है इसमें विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, और इसके सिम्टम्स क्या है कि दुर्बल पेशी और काम करने में ऊर्जा में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और इसके लक्षण है मसूड़े से खून निकलना और घाव बनने में अधिक समय लगना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें विटामिन डी की। विटामिन डी से हो जाता है रिकेटस, विटामिन डी की कमी से। और इसमें क्या है कि जो हमारी अस्थियां का मुलायम होकर वो मुड़ जाने लगती हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी इसमें हो जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाती है? अस्थियां और दंतशय हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारी हड्डियां और हमारे दांत क्या है, कमज़ोर होने लगते हैं, कमज़ोर अस्थि और दंतशय होने लगता है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा, और गले की ग्रंथियां इससे फूल जाती हैं। नेक्स्ट है लोह की वजह से क्या होता है? अल्प रक्तता नाम का रोग होता है, और इसके लक्षण है खून रक्त की कमी या कमजोरी। ठीक है, ब्लड की कमी आ जाती है और वीकनेस आ जाती है व्यक्ति में। नेक्स्ट बात करें हम इसमें दूषित भोजन। तो दूषित भोजन में क्या है कि हमने देखा है कि घरों में खाने के सभी सामान ढककर रखे जाते हैं, पीने का पानी भी ढककर रखा जाता है। माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से खाने या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से मना करते हैं। क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? सब्जी बनाने से पहले धोते हैं या तथा भोजन रखने तथा बनाने में वाले स्थान की साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो क्या होगा? आपने ठेले पर बिना ढकी मिठाई और मक्खियाँ बैठी देखी होंगी। ठीक है, तो दूषित भोजन क्या है कि अगर हम खाने को ढककर नहीं रखते हैं और उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? दूषित भोजन की जगह आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मक्खियाँ बैठती हैं खाने पर, वहाँ से सूक्ष्म जीव को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थों को क्या करती हैं? दूषित करती हैं। और सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर क्या उसके कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए क्या है? हानिकारक होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, यह दुर्गंध देने लगता है और इससे क्या है? खटास हो जाती है। ये किसकी बात की जा रही है? खमीर की बात की जा रही है, किण्वन की, कि अगर खाना ज़्यादा देर तक बाहर रखा रहे गर्मियों में, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाता है, या जो खाना ख़राब हो जाता है उससे दुर्गंध आने लगती है और उसमें खटास आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है? खमीर की वजह से हो जाता है। लेकिन जो खमीर का यूज़ और चीज़ों में भी किया जाता है, जैसे पेस्ट्री, इडली, डोसा वगैरह, पाव रोटी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज तथा अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक बचा कर रखा जा सकता है। भोजन के दूषित होने का एक और कारण क्या है? दूषित जल है, और दूषित जल पीने से क्या हो जाता है? अतिसार जैसी नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो दूषित जल से बीमारी कौन सी होती है? अतिसार नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने कि इसमें हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे हैं। तो पोषक तत्व के कहते हैं न्यूट्रेंट, प्रोटीन को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा फैट, रतूंदी को क्या कहते हैं हम? नाइट ब्लाइंडनेस, और ये होता है विटामिन ए की कमी से। बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, घेंगा, गॉइटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम अल्प रक्तता क्या है? एनीमिया, और इसमें क्या हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमने क्या सीखा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा तथा जल भी होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को क्या है, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या सीखा हमने इसमें कि प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन क्या करते हैं, हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। और संतुलित आहार क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रूक्षांश और जल की उचित मात्रा भी उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हम प्रॉपर डाइट ना लें लंबे समय तक तो हमारे क्या है, शरीर में रोग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है ये इसमें एक्सरसाइज गिवन है, तो इनके आप आंसर आप खुद भी टिक कर सकते हैं जब आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें चैप्टर 3। तो ये है हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम रोज़ कपड़े पहनते हैं। कई तरह के कपड़ों का हम अलग अलग उपयोग करते हैं। हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं हैं, कुछ महीन, कुछ मोटे, कुछ रंगीन, सफ़ेद, चमकीले, चिकने या खुरदुरे वस्त्र आदि। तो जो भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कपड़े पहनते हैं वो हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने सुई में धागा तो पिरोया होगा कि यदि पिरोया है तो पिरो कर देखिए कि कई बार धागे का अगला सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें क्या कहते हैं, हम तंतु कहते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि तंतु किन्हें कहते हैं कि जो हमारा धागा होता है, अगर आपने कभी सुई में धागा पिरो कर देखा है तो उसमें जो धागे का आगे वाला एरिया होता है तो वो क्या है, अलग अलग लड़ियों में रहता है डिवाइड। तो वही हमारी जो लड़ियाँ हैं और वो जो बारीक लड़ियाँ और भी ज़्यादा लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। क्या सभी प्रकार के धागे सूत, जूट और रेशम तंतु से बनते हैं? तो अब देखते हैं इसमें हम कि तंतु किससे बनते हैं। कुछ वस्त्र सूती, रेशमी और जूट उन्हीं के तंतु पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सूत कपास से, रेशमी सूत रेशम के कीटों से और ऊन भेड़, ऊँट, बकरी आदि से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने बाँस से भी तंतु को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राकृतिक तंतु कौन से हैं हमारे, जो हमें जंतुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और कुछ तंतु हमें पेड़ों से भी प्राप्त हो सकते हैं जैसे कि केले के पत्ते से, तने से या बाँस से। ठीक, इसमें बताया गया है कि जो सूत है वो किससे मिलता है, कपास से। रेशम किससे मिलती है, रेशम के कीटों से। और ऊन मिलती है हमें भेड़ से, बकरी से, ठीक है, या ऊँट से। इस तरह से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कि पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिसके स्रोत पौधे में जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें क्या है, मानव निर्मित तंतु कहते हैं। तो जो मानव निर्मित तंतु हैं वो कौन से हैं हमारे, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ पादप तंतु हैं जैसे कि रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयाँ तथा तकियों आदि में किया जाता है। और रुई कहाँ से आती है, रुई आती है कपास के पेड़ से। ठीक है, और साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती है। तो कपास के पौधों के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, काली मिट्टी होनी चाहिए और जलवायु कैसी होनी चाहिए, गर्म। वहाँ पर कपास के पौधे लगाए जाते हैं। हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कपास की खेती की जाती है, कपास के पौधे के किस भाग से रुई बनती है? तो आप इसके जो नाम है एक बार कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। और कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने के बाद उस पर क्या होते हैं, उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि कपास का पेड़ है। कपास को हाथ से चुना जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम कपास का ऊटना कहते हैं। तो कपास का ऊटना क्या है कि जो कपास से बिनौले अलग किए जाते हैं वही कपास का ऊटना कहलाता है और ये पारंपरिक ढंग से किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें जूट या पटसन।
जूट तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। तो जूट तंतु को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। तो उसका मौसम क्या है? जूट की खेती के लिए वर्षा का मौसम है। और भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और में उगाया जाता है। ठीक है। तो जो जूट की खेती है वो कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। और बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। तो ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें रुई से तागा बनाना। तो रुई से तागा कैसे बनाते हैं? वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में धागा बना लिया जाता है। ठीक है। सूती धागे से कताई। तो अब इसमें बताया गया है कि सूती धागे से कताई क्या होती है? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में गुंथ जाते हैं और क्या है? धागा बन जाता है। कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तकली क्या होती है? तकली होती है ये जो इस पिक्चर में दिखाई गई है। और इस तरह से फिर बाद में चरखे का यूज़ किया जाता है। हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या है? चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है। तो चरखे का यूज़ किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें तागे से वस्त्र। तो इसके बनाने की कई विधियां हैं। प्रमुख दो विधि हैं इसकी। पहली है बुनाई और दूसरी है बंधाई। ठीक है। ये इसकी दो विधि बताई गई हैं। तो बुनाई कैसे की जाती है? जैसे कि चटाई बनाकर की गई है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा व चटाई। गौर से देखिए, आपको कई समानता दिखाई देंगी कि हैंड एंड से भी देखिए। इनमें आड़े टेढ़े धागों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। कि जो बुनाई इस तरह से की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें बंधाई की। तो बंधाई क्या है कि आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? एक बंधाई का एग्जाम्पल इसमें स्वेटर से दिया गया है। ठीक है। और बुनाई का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें चटाई बनाने से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा वस्त्रों का इतिहास कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल को क्या कहते हैं? वल्क या बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है। फिर कृषि के विकास के साथ साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा टोकरी बनाना सीखा और जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे और पुराने ज़माने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है नए शब्द। इसमें रुई क्या है? कॉटन, तंतु फाइबर, कताई स्पाइनिंग, धागा थ्रेड, वस्त्र क्लोथ, बंधाई नाइटिंग, बुनाई वेविंग, हथकरघा हैंडलूम। अब इस चैप्टर में हमने सीखा क्या है वो पॉइंट देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है कि वस्त्र सामग्री तो वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें क्या है? तंतु से बनाया जाता है। और तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या होते हैं मानव निर्मित। ठीक है। दो टाइप के तंतु होते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, एक्रिलिक कुछ क्या है? मानव निर्मित हैं। रुई और जूट कैसे हैं? तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं हमें, यानी कि पेड़ पौधों से। और तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी कताई कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई है और धागों से बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दी गई है एक्सरसाइज, या कर लीजिएगा खुद। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।